अच्छा जी, अब बड़े आसान सा सवाल शुरू हो गए हैं, 2-3 प्रैक्टिस के लिए। इसमें हमने कमेंट करके आना है एग्जाम्पल 10 में कि रेजिडुअल अप्रोच प्रोजेक्ट डी के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। ये सवाल है कि रेजिडुअल अप्रोच अप्रोप्रिएट है या नहीं। एक एंटिटी आमतौर पे बेचती है ए को, बी को, सी को, डी को अकेला अकेला। ए को अकेला बेचती है 40 का, बी को अकेला बेचती है 55 का, सी को अकेला बेचती है 45 का। डी में वही मसला है जो हम शुरू सुबह से डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है, और हमारा एक रफ गेस है कि इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 15 से 45 के दरमियान है। इन एडिशन, अच्छा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो मैं फिर बताऊंगा कौन सा है। हमारे कस्टमर ने क्या कहा है, कहते हैं वैसे आमतौर पे मैं आपको बताऊं, आमतौर पे बी और सी के गिर्द टेप लगा के मैं इकट्ठी बेच देता हूं। आमतौर पे बी और सी इकट्ठी बेच देता हूं। कितने की? 60 की। वैसे हैं कितने की बी और सी? 100 की। कहते हैं आमतौर पे इन दोनों को शॉपर में डाल के मैं टेप लगा के इकट्ठी बेच देता हूं। कितने की? 60 की। एंड रेगुलरली सेल्स का लफ्ज फिर आगे मिलेगा दोबारा। और आमतौर पे ए, बी और सी को तीनों को इकट्ठा करके कितने की बेच देता हूं? 100 की। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर से, उसमें मैंने चारों चीजें बेची हैं। कितने की? 130 की। तो अब आज सवाल में 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले पहले बी सी, फिर ए बी सी और फिर ए बी सी। चलें, काम तो आसान सा है, थोड़ा सा लेंथी है। स्टेप 1, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या आमतौर पे हम इतने की बेचते हैं? हमारे कॉन्ट्रैक्ट तो देखेंगे एंड पे कितने का। बी और सी अकेले अकेले 55 और 45 जी। हाँ जी, चलें इसका डिस्काउंट एलोकेट कर दें, फिर आगे चलते हैं। हंड्रेड 33 स्टेप 2, तू, मैं, आप। ए, बी एंड सी। कल अच्छा वाला एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था बच्चा, दूसरे को शटअप कह रहे थे। हमने तो जिंदगी में नहीं ये लफ्ज बोला भाई, आप लोगों ने भी अल्लाह का शुक्र है बोला। इस तरह के लफ्ज हम तो नहीं बोलते कम। ए, बी एंड सी, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी कितने की है? 100 रुपए की। अच्छा, इसमें से आप ए की प्राइस यहां से पकड़ें, ए की प्राइस यहां से पकड़ें, लेकिन आप 50-45 को यूज ना करें। ए की कितनी हो गई और बी और सी की उधर से पकड़ें। ये नहीं लिखना होता ना पहले। अच्छा, आप दूसरा ट्रांजेक्शन पुत्र रिलैक्स मोड आज पे। अच्छा जी, टोटल 100। अब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, फिर डिस्काउंट बनाई कोई नहीं। हा हा हा, हाँ सामने नजर आता तो आप ना करते, ठीक है कोई नहीं, बस लेकिन वो एक स्टेप्स तरतीब से चल रहे हैं ना। अच्छा, हमारे कस्टमर को कितने की चीज बेची है? चारों बेची हैं। कितने की? 130 की। स्टेप 3, सर ये पिछले सफे पे जाके किया करेंगे रजिस्टर के। अच्छा, अब यहां से उठाएं, ये वाले 40, 33, 27, 15 से 45। ये तो कोई तुक नहीं बनेगी ना, 15 से 45। SAP, TP, तारिक परवेज। अच्छा,
130। अब शेख चिली से पूछेंगे क्या करना है इसका? रेजुलर अप्रोच। रेजुलर अप्रोच लगाएं और लगा के फिर कमेंट भी करें अप्रोप्रिएट है या नहीं। बॉल पॉइंट के ढक्कन को थोड़ा सा दूर रख के इसको इधर ले आए। अक्सान, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक कितनी आई है फिगर? 30 रुपए की। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक कितनी आई है फिगर? और उसका अंदाजा क्या था कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 15 से 45। तो इसलिए लिखें रेजिडुअल अप्रोच सीम्स अप्रोप्रिएट हियर। अंग्रेजी लिखने के लिए कोई अंग्रेज तो नहीं लेके जाएंगे ना पेपर में, सिम्पसन साथ लेके जा रहे हो। रेजिडुअल अप्रोच सीम्स अप्रोप्रिएट because the standalone selling price of 30, the standalone selling price of 30 falls within the range of 15 to 45। जो अंदाजा था हमारा within the range of 15 to 45। मतलब ये कि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर के एतबार से चल रही है और गवर्नमेंट ने कहा है 15 से 45 के दरमियान चला सकते हैं, तो फिर ये गाड़ी विद इन लिमिट चल रही है ना। भाई मैं 2 बादाम लेके आ रहा हूं, उसके बदले 1 बबल आपने देनी है मुझे। बार्टर सिस्टम है। 2 बादाम, कैश नहीं है मेरे पास, चल जाएगा। 2 बादाम 1 बबल। बूम 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 गिगल कंपनी का नाम है। अच्छा जी, बस ओवर। रेजुलर सीम्स अप्रोप्रिएट। चलें 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 भाई जल्दी करें, 1 मिनट लगाएं, ये सवाल भी खत्म करें। इसमें बताएं रेजुलर अप्रोच अप्रोप्रिएट है या नहीं। सारा सवाल वही है, उसने ये वाली फिगर कितनी कर दी है? 140 की बजाय 140, 130, 130 की बजाय 105। चलें जी 1 मिनट लगाइएगा, ज्यादा टाइम खैर है, जान दो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हुए थे पेपर दिसंबर में आई कैप के? आज मिलते हैं इंशाल्लाह, मगरिब या इशा में मिलते हैं। भाई हमारे मोहल्ले में बंदा है, वो सीए कर रहा है, आप लोगों को क्या? क्या मोहल्ले में 6-7 लोग हो गए हैं अब तक तो अपने प्रोफेशन के। मैं चीचू की मलियां तो नहीं रहता। सफ़ीउल्लाह भाई, ये क्रॉस आपने भी अननोन बॉय की तरह लगा दिया, थोड़ा सा आप बता दो ना। एंड पे आ रहे 55 नंबर के, मुनासिब नहीं है ना। देखो दो रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग लिया करें, अल्लाह सर के दिल में वही डाल दे जो मेरे दिल में आ रहा है। आके हमारे से बात भी कर लिया करें कि ऐसे नहीं, ऐसे क्रॉस लगाने से पहले।
अस्सलाम वालेकुम सर आसिफ, ये आपके ग्रुप में भी कोई पोस्ट हो तो बच्चे कोई क्रॉस या कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं? An entity sells product A, B, C and D individually, thereby establishing following trend 40, 55, 45, 15 से 45. In addition, प्रोडक्ट B एंड C कितने की बिक रही है? 60 की। जी, B और C कितने की बिक रही है अलग अलग? 55 और 33 ताई। फोर्टी 33 ताई 40 33 ताई। आंटी जी आप क्या लेंगी, क्या पसंद करेंगी? आवा साडा? ठीक है आंटी जी, आबा साडा। आ बा सा। भाई ये ABCD शॉपर में डाल के देते हैं और 105 रुपए आंटी से ले लें। 105 रुपए। अच्छा 5। अच्छा अब अगर आप कह रहे हैं कि रेजिडुअल अप्रोच अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर आप क्या रिकमेंड क्या करेंगे इस एंटिटी को? वो कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे ताकि वो भी जरा पता चल जाए। आप रिकमेंड क्या करेंगे इस एंटिटी को? एक्सेलेंट। बाकी दो मेथड्स ट्राई करें। आप अंदाजा लगाएं कि प्रोडक्ट डी की कॉस्ट क्या आएगी, उस पर कुछ मार्जिन या मार्कअप जो आप बाकी चीजों पे अपनी गुड्स पे बेचते हैं उतना रख के फिर निकाल लें। वो शायद 15 से 45 के दरमियान आ जाए, क्योंकि आपका अंदाजा ऑलरेडी है कि 15 से 45 के दरमियान ही प्राइस आनी चाहिए। इतनी ये फारग चीज नहीं है कि 15 से भी सस्ती बिके। मार्केट में मैं नई नहीं लाया हूं, लेकिन इतनी भी फारग नहीं है कि 15 से नीचे बिके। तो मेरा रफ गैस है कि 15 से 45 में तो बिक जानी चाहिए। अब अगर मेरा फॉर्मूला ही 5 रुपए दे रहा है तो इतनी सस्ती ये चीज नहीं है। तो हो सकता है फिर आपने बनानी हो ये चीज 10 रुपए की और 5 रुपए का लॉस रिकॉर्ड करें, फिर तो ये अजीब सी बात है। तो कहते हैं फिर कुछ ना कुछ करो, सोचो। अब या तो मार्केट के कंपेटिटर्स का डेटा लेके कर लें या कॉस्ट प्लस अप्रोच यूज कर लें। पढ़ें जरा कमेंट। दिस अप्रोच डजंट सीम appropriate. Residual approach seems inappropriate as rupees 5 falls significantly below the lowest end of range. Consequently, अब क्या करें? The entity should use other approaches. Other approaches लिख आइएगा ना पेपर में, कौन कौन सी other approaches? वो नाम जरा सही लिखें, वो नए हैं, जाहिर बात है मुझे भी याद नहीं अच्छी तरीके से। कोई 5 वेटेड एवरेज की तरह 10 दफा तो क्लास में बोला नहीं कि याद हो जाए। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन। मार्जिन का मतलब जरूरी नहीं कि मार्जिन ही लगाएं, वो मार्कअप भी लगा लें, मतलब कॉस्ट को अंदाजा लगा के उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें।
पेज 214 निकालें जी जरा। अच्छा मोहतरम, आज अब हम सवाल करने लगे हैं मेन, तो इसलिए ज़रा अटेंटिव हो जाइएगा। पेज 214 पॉइंट नंबर 2। अभी तक पढ़े हुए तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें लगेंगे। बिस्मिल्लाह। ऑन यकम जनवरी 22। अच्छा, रेवेन्यू कब बुक करते हैं? रेवेन्यू गुड्स के केस में कब बुक करते हैं? जब गुड्स डिलीवर हों। और सर्विसेज के केस में कब करते हैं? जैसे जैसे सर्विस दे दें। ऑन यकम जनवरी 22 आरएल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिसेंट लिमिटेड। चलो जी, फर्ज करने हमारे कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट किया आरएल ने। पहली दो लाइनें पढ़ लें। रोम्बस लिमिटेड, अ सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हमें देते हैं, हैज एंटर्ड इनटू 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 22। व्हाट इज द ईयर एंड? 22। साल खत्म होने से 8 महीने पहले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हाँ 8 ही बनते हैं। साल खत्म होने से 8 महीने पहले यकम जनवरी को, कैलेंडर ईयर का पहला दिन, लेकिन हमारे साल 4 महीने गुजर चुके थे, तो हमारा साल यकम सितंबर का शुरू हुआ ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। साल खत्म होने से 8 महीने पहले किसी ने हमारे कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको 10 प्रिंटर बेचेंगे, 10 प्रिंटर बेचेंगे। हर क्लास में बच्चों को प्रिंटर की सहूलत दी जा रही है, मोबाइल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, बच्चे अन्य वहां प्रिंट लेंगे। 10 प्रिंटर बेचेंगे। द कॉस्ट एंड स्टैंड अलोन प्राइसेस, द कॉस्ट एंड स्टैंड अलोन प्राइसेस, द कॉस्ट एंड स्टैंड अलोन प्राइसेस included in each unit of printer are as follows। असल में हार्डवेयर और जो प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो एक ही चीज होता है, ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक ही वादा है। मिसाल के तौर पे जब आप एसी लेते हैं तो एसी में देखें ये कुछ लिखा भी हुआ है 26 डिग्री, अब ये सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, लेकिन एसी पूरा हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर ये जो 25 लिखा हुआ है वो 24/3 नजर आता है। ये कोई स्क्रीन लगी हुई है छोटी सी और बैकएंड के ऊपर इस पे सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग हुई हुई है। तो हम ये पढ़ेंगे जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंटेग्रल पार्ट होते हैं ना, वो एक ही वादा है। तो बेसिकली माय डियर, हमने दो चीजें नहीं बेची, ये हमारा ना स्टेप 2 है। स्टेप 2 था आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 2 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंड दैट इज ऑल थ्योरेटिकल डिस्कशन। उस थ्योरेटिकल डिस्कशन पे शायद हमें पूरा एक दिन लग जाए, फिर भी उसकी रिवीजन बार बार करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके स्टेप 2 जो है वो आता है। पूरे आप समझ लें सारे के सारे जो है वो पूरे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में जो सबसे मजे का कॉन्सेप्ट है और सबसे अकल लगाने वाला वो स्टेप 2 होता है, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। इसमें बहुत लंबी लंबी बहसें हैं, कुछ 14-15 एग्जांपल्स तो सिर्फ हमने अपनी किताब में समझाने के लिए डाल दी हैं कि थोड़ी थोड़ी समझ आ जाए सेपरेट पीओ क्या होते हैं। तो आज वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इकट्ठा बिकता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर बिल्ट इन होता है, इसलिए हम इसको दो वादे नहीं कहा करेंगे, इसे एक वादा कहा करेंगे। इसलिए उसने सेल प्राइस दोनों की इकट्ठी दी है। कॉस्ट तो अलग अलग दे सकता है, एसी का हार्डवेयर है इतने का बना 18 लाख रुपए का, और उसका जो है वो सॉफ्टवेयर 7,20,000 का बना, लेकिन इकट्ठे बेचा ना हमने। तो प्रिंटर जो बेच रहे हैं, प्रिंटर के ऊपर भी आपको थोड़ी सी साइन लगी होती है, प्रिंटर इज रेडी, और वो इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो बना इतने का, लेकिन बिका कितने का? 36 लाख का। सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन, सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू नेक्स्ट वर्जन। अच्छा मुझे बताएं, ये जो हार्डवेयर है ये एट अ पॉइंट इन टाइम डिलीवर होगा या ओवर टाइम डिलीवर होगा? पॉइंट इन टाइम। आप किताब लेते हैं एट अ पॉइंट इन टाइम, लेकिन आप क्लासेस लेते हैं ओवर टाइम। कॉलेज वाले किताब बेचते हैं एट अ पॉइंट इन टाइम, एक वक्त में, और कॉलेज वाले सर्विसेज देते हैं एट अ पॉइंट ओवर टाइम, ओवर टाइम सर्विसेज देते हैं ओवर टाइम। तो ये जो रेवेन्यू इसका रिकॉर्ड होगा, ये कैसे रिकॉर्ड होगा? एट अ पॉइंट इन, ये दोनों तो एक ही चीज है ना, एट अ पॉइंट इन टाइम। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कैसे आता है आपके उसमें मोबाइल में या उसमें?
किस वक्त आता है? आहिस्ता आहिस्ता आता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड। नहीं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी एक दिन आता है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड रिलीज हो गया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड क्या हो गया? हो सकता है अगला अपग्रेड वो 3 साल बाद दें। सॉफ्टवेयर अपग्रेड कोई ऐसी चीज नहीं है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको डिलीवर की जा रही है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड की तारीख आती है कि फलां दिन हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने लगे हैं, जो पिछले बग्स थे वो रिमूव करेंगे। तो याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी गुड्स टाइप चीज है, ये सर्विसेज टाइप चीज नहीं है। हाँ, उनको बनाने में अरसा लगेगा, जो अपग्रेड बना रहे हैं उनको बनाने में अरसा लगेगा। ग्लिच रिमूव करना पता नहीं कहते हैं आईटी की जबान के अंदर, कि वो जो मसले आगे में सॉफ्टवेयर के अंदर उनको रिमूव किया जा रहा है। लेकिन मुझे बताएं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कस्टमर के एंगल से बताएं। एंटिटी को तो प्रिंटर भी बनाने में टाइम लगता है, एंटिटी को तो सॉफ्टवेयर भी बनाने में टाइम लगता है, तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड बनाने में एंटिटी को टाइम लग रहा होगा, लेकिन मेरे पास कैसे डिलीवर होगा? थोड़ा थोड़ा करके या एग्जैक्ट एक ही दिन, एक ही लम्हे। वो कहेंगे जी बटन दबाओ, आप बटन दबाएंगे, 2-3 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपग्रेड, और आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा, तो इसका भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे पॉइंट इन टाइम। लेकिन जो मेंटेनेंस है वो फिर आप फोन करेंगे, यार ये मसला आ रहा है, वो आएंगे बंदे फिर सही, फिर अगले महीने फोन करेंगे, फिर दूसरे दिन दोबारा मसला आएगा, तो मेंटेनेंस का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ओवर टाइम। डन? क्लियर? अच्छा, लो जी, आज वाला फड्डा आ गया। मेंटेनेंस सपोर्ट की स्टैंड अलोन प्राइस नहीं दी। ये क्या दी हुई है तीनों की? अभी तक सवाल में मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं मिली। ये तो सारी की सारी क्या दी हुई है? एसएपी। ये क्या दी हुई है? एसएपी। तो बताएं किसकी एसएपी उसने नहीं दी आज? तो बोलें स्टैंड अलोन प्राइस इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। हमने मेंटेनेंस सर्विस दी है, लेकिन हमें नहीं पता कि तकरीबन कितने। लेकिन मेंटेनेंस देने के लिए जिन लेबर को मैं पैसे दूंगा, वो लेबर के पैसे होंगे 2,10,000। उसके बाद मैंने 2.5 लाख की बेचनी है, 3 लाख की बेचनी है मेंटेनेंस सपोर्ट, ये अभी सवाल खोलेंगे तो पता चलेगा। RL सेल, 3D प्रिंटर, हार्डवेयर अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर, ये इकट्ठी बेचते हैं हम, एज हार्डवेयर कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट द सॉफ्टवेयर। तो इस लाइन की बुनियाद पर ये दोनों एक पीओ बन गए, 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बिल्कुल इससे खूबसूरत सा करके, इस लाइन की बुनियाद पर ये दोनों क्या बन गए? 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। The 3D printer, 3-dimensional printer, the 3D printer remains functional without a software। अपग्रेड की जरूरत नहीं होती, अपग्रेड के बगैर। कई दफा आप लोग पता है, आप लोग अपग्रेड डिक्लाइन भी कर देते हैं, नहीं अपग्रेड नहीं करना, बस ठीक है पुराना वाला वर्जन ही। ये अपग्रेड भाई जो कह रहे हैं ऊपर आया हुआ है, बिल्कुल अपग्रेड हमने डिक्लाइन किया हुआ अभी तक। द 3D प्रिंटर को 2 दिन यूज किया था बरकत के लिए। द 3D प्रिंटर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द सॉफ्टवेयर अपग्रेड एंड द मेंटेनेंस सपोर्ट। प्रिंटर के लिए कोई मेंटेनेंस सपोर्ट इतनी जरूरी नहीं, आप ले लेंगे तो जरा आप ही को आसानी होगी। RL सेल्स सॉफ्टवेयर अपग्रेड, RL सेल्स सॉफ्टवेयर अपग्रेड और अपॉन रिलीज। जाहिर सी बात है, जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड ये रिलीज करेगा मार्केट में तभी हमें भी देगा, उससे पहले तो नहीं दे सकता। आमतौर पे अपग्रेड्स फ्री होते हैं, लेकिन ये अपग्रेड 5 लाख रुपए का हमें देगा, और अपग्रेड बनाने में से कॉस्ट कितनी आएगी? 3.5 लाख, और 5 लाख रुपए का हमें अपग्रेड बेचेगा। ठीक है जी, मर्जी। आमतौर पे अकेले बंदे को बेचते हैं, हमें कितने का बेचेगा वो मैं देख लेता हूं। अच्छा जी, however RL does not provide maintenance support। कहते हैं मेंटेनेंस सपोर्ट हम देते ही नहीं लोगों को, बट वेंट अगेंस्ट इट्स पॉलिसी, लेकिन अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट हमें दे दी है। इस वजह से इसकी प्राइस पता ही नहीं, क्योंकि पहली दफा किसी को मेंटेनेंस देने लगे, इस वजह से इसकी प्राइस पता ही नहीं। ठीक है, तो जो आम लोग होते हैं उनको हम चीजें बेच देते हैं, उनकी चीजों में मसले आते रहते हैं, पता नहीं आप लोग लफ्ज बोलते हैं जुगाड़ लगा लेते हैं, वो जुगाड़ लगा के चीजें चलाते रहते हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी क्रिटिकल थी और इतनी ज्यादा नाजुक तबीयत की थी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। उन्होंने कहा हम नहीं देते मेंटेनेंस, प्लीज, हम अपनी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन आप लोगों ने इतना जोर डाला कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, जिन इंजीनियर्स ने सॉफ्टवेयर बनाया वही आपको मेंटेनेंस भी देंगे हमारे, लेकिन उसमें हमारा खर्चा 2,10,000 का आएगा। लेकिन ये हमें नहीं पता
कि वो हम मार्केट में कितने की बेचें, क्योंकि मार्केट में हम इसको बेचते ही नहीं। तो एक बड़ी अच्छी रीजन उसने बता दी कि हम मार्केट में सपोर्ट देते ही नहीं, तो इसलिए हमें इसकी मार्केट प्राइस पता ही नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वादे हमारे सवाल में 3 है, हम इसकी एसएपी आज निकालेंगे। इसकी एसएपी कैसे निकालेंगे, वो जो 3 मेथड पड़े हैं उनमें से देखते हैं कौन सा मेथड लगाना है, सवाल नहीं बताया करेगा। RL डज नॉट प्रो, अच्छा सॉरी, ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वाज सोल्ड एट 4 मिलियन। लो जी, मिल गई जिसका इंतजार था। ये क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस 4 मिलियन। एज पर द पेमेंट टर्म CL पेड 30% ऑन यकम जनवरी, 30% इसने यकम जनवरी को दे दिया, while 50% was paid at the time of delivery of printer। प्रिंटर कब डिलीवर हुए हैं, 1 मार्च को। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था ये सारा, 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को हमने पेमेंट कर दी है। वो उधर नहीं था, IS 21 में सवाल किया था, प्लांट खरीदने से पहले थोड़े पैसे दे दिए, थोड़े प्लांट खरीदने पे दिए थे और बाकी पेएबल में चला गया था, तो बिल्कुल वही वाला। तो एडवांस कितना पकड़ाया, 50% पैसे कब दिए, डिलीवरी के टाइम पे ऑन जकम मार्च, एंड रिमेनिंग 20% विल बी पेड इन फरवरी। वो फरवरी में दे दें, फरवरी तो अगला साल है माय डियर, बाकी अगले साल दे देंगे पैसे, थोड़ा सा उससे रिलैक्सेशन मांग लिया। At year end, 80% work has been completed on new version of printing software, which is expected to be released in October। ये न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, ये न्यू वर्जन साल के एंड तक 80% काम हो चुका है सॉफ्टवेयर के अपग्रेड पे, और अगले साल रिलीज भी हो जाना है। हाथ खड़ा करके बताएं कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड का रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी से बताएं। क्यों नहीं करेंगे, उसने अपग्रेड मेरे लिए बनाना शुरू कर दिया है, या मुझे उसने अपग्रेड बनाकर रिलीज करके दे दिया है, उसने बनाना शुरू कर दिया अपग्रेड। तो अपग्रेड बनाएगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा जल्दी प्रिंट निकल आया करेंगे, और खूब जबरदस्त तरीके से कोई सॉफ्टवेयर में एरर्स होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी। मुझे तो नहीं लग रहा कि आप इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब सारी बात जो आई स्टेप 5 की, वो मुझे बताएं। स्टेप 5 के एतबार से इनका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, हार्डवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर का 1 मार्च को, जब ये डिलीवर हुए। मेंटेनेंस सर्विसेज का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, यकम जनवरी से 31 अगस्त, यकम जनवरी से 31 अगस्त। मेंटेनेंस कब से करना शुरू करेंगे, मेंटेनेंस तब से करना शुरू करेंगे जब से बेचा या जब कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक्सीलेंट। यकम मार्च को हमने ये प्रिंटर बेच दिया है। किधर आ रहे प्रिंटर, यकम मार्च को बेचा है, ये यकम मार्च से लेकर 31 अगस्त तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने उसने हमें मेंटेनेंस सर्विस दी है। और तीसरा बताएं कौन सा रेवेन्यू बुक करेंगे, या इसको अगले साल पे डाल देंगे। मैं सेलर हूं, मैंने अगले के लिए नया वर्जन बनाना शुरू कर दिया है, 80% बन गया है, तो मैं तो रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता जब तक कि उसको न्यू वर्जन बना के देना दो। जब उसको न्यू वर्जन बना के दे दूंगा अगले साल, तो इंशाल्लाह उस वक्त रेवेन्यू भी बुक कर लूंगा। ठीक है, तो आपने फोन किया किसी को, भाई पिज्जा बनाओ हमारे लिए, तो उसने 80% पिज्जा बना दिया, तो वो रेवेन्यू बुक कर लेगा? नहीं, उसने बना दिया, आप गए तो आपने कहा यार ये क्या खुश्क खुश्क चीज है, उसने कहा अभी बेक करने वाला रहता है भाईजान, की हो गया, तो ठीक है। तो इस वजह से हम उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसने 80% मेरे लिए बना लिया है, और मुझे बेचना कब है, अक्टूबर में। तो बताएं इसकी सेल कब बुक होगी, हार्डवेयर की और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर की सेल कब बुक होगी, ऑन डिलीवरी। डिलीवरी कब है, इसकी डिलीवरी कब है, अगले साल। इसकी डिलीवरी कब है, तो इसका रेवेन्यू अगले साल बना के अभी रख लेंगे। बनाएंगे सारे रेवेन्यू यकम जनवरी को, यकम जनवरी को वर्किंग 1 करके रख लेंगे, फिर जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करते रहेंगे। और तीसरा वाला नहीं, मेंटेनेंस सर्विस रह गया ना, तीसरा वाला ये कब बुक करेंगे, लेकिन इसकी तो स्टैंड अलोन प्राइस ही नहीं गिवन। कौन सी अप्रोच करें, कौन सी अप्रोच लगाएं, रेजिडुअल अप्रोच लगा लें। रेजिडुअल कंपेटिटर का तो डेटा नहीं है अवेलेबल, फिर क्या करें,
चलें, आप लोग रेजिडुअल अप्रोच कह रहे हैं, वो मैं लगा के देखता हूं इंशाल्लाह, फिर आपने मुझे बताना है वो अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है। सवाल शुरू कहां से करेंगे? ओ तेरी रशीद तू कित्थों आ गया, मैं ते अंजुम नु मिलन जा रहा सी। चलें जी, बहुत आसान सवाल है, सारी रिवीजन अभी तक के कॉन्सेप्ट्स की हो जाएगी इंशाल्लाह हमारी। वर्किंग वन, स्टेप वन, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जिसमें कितनी बातें पाई जाएं? 5। जिसमें कितनी बातें पाई जाएं? 5। पार्टीज को उनकी टर्म्स पता है, मेरे ख्याल से पता है, पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दिया हो और प्रोबेबल हो के पैसे आने हैं और कमर्शियल सब्सटेंस और एक पता नहीं कौन सा था, पेमेंट टर्म्स भी पता हो, तो सारा अल्लाह का शुक्र अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में मसला नहीं है। स्टेप वन। स्टेप टू, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। चलें जी, 3 के नाम लिखवाएं। हार्डवेयर एंड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नंबर 1। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नंबर 2, अपग्रेड। अपग्रेड वो हमारे लिए बनाएगा और अगले साल हमें बेचेगा, और इसके बाद मेंटेनेंस सर्विस। भाई ब्लैक मार्कर जरा पता करवाएं। सारे प्रिंटर्स का 10 प्रिंटर्स का लेके चलें या फिलहाल एक प्रिंटर का कर लें? एक का कर लें। बड़ा कमाल सवाल है, सारी डिवीजन इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या लिखूं इधर? बोलें जी। नहीं 4000 कर दें, रुपीज इन 1000 में कर लें, रुपीज 4000। चलें जी, स्टैंड अलोन प्राइस। स्टैंड अलोन प्राइसेस वाला कॉलम किसी को समझ आ रहा है तो बता दे कौन सा वाले। ये 2 कॉलम उसने दे दिए कंफ्यूज करने के लिए। इतने का बनाया, इतने का बाजार में अकेला बेचता है, तो ये अकेला कितने का बेचता है और ये अकेला, और इसकी रेंज भी नहीं दी उसने हमें, जैसे पिछले सवाल में रेंज दी हुई थी। चलें जी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अकेला कितने का, ये कितने का, 500। चलिए, ये जो नया कॉन्सेप्ट आज पड़ा है, हाँ वो डिस्कशन है, डिटेल्ड है, स्टेप 2 करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। जी भाई, क्या करें भाई? रेजिडुअल अप्रोच लगा लें, ट्राई करते हैं रेजिडुअल अप्रोच। 4000 को इधर ले आए और बैलेंसिंग निकालें नेगेटिव, यानी नेगेटिव 100 की मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं, यानी मेंटेनेंस सर्विस भी दे रहे हैं, उसको पैसे भी, इसको बेचना दूर की बात, तो अगले को कह रहे हैं यार गाजर का हलवा भी हमारे से ले ले और पैसे भी ले ले। आप बताएं रेजिडुअल अप्रोच सीम्स एप्रोप्रिएट या इनएप्रोप्रिएट? अब आप ही हल बताएंगे। एक्सेलेंट, हाथ खड़े करके आज हल बता दें तो कमाल हो जाए। आप ही हल बता दें। एक्सेलेंट, कॉस्ट प्लस अप्रोच। लेकिन वो कैसे लगाऊं मैं? नहीं, इसकी तो मुझे नहीं पता, इसकी तो फेयर वैल्यू नहीं पता, इसकी कॉस्ट में पता नहीं कितना। मजबूरी में बताएं क्या करें, मजबूरी में बताएं क्या करें। एक्सेलेंट। अब मजबूरी में मुझे कॉस्ट प्लस अप्रोच लगानी पड़ेगी। उसमें वैसे अगर इसका डेटा यूज करना है तो वो कर लें, 150 डिवाइडेड बाय 500, ऐसे ही बनेगा ना, लेकिन मार्जिन निकलेगा इससे। मार्कअप निकालने तो कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिएगा, मार्कअप निकाल लें। 150 डिवाइडेड बाय 150 कहां से आया? किसी को पता 150 कहां से आया? 150 का जीपी है ना, मार्जिन निकालने चले। 150 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 30%। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे ने पेपर में कौन सा डेटा यूज कर लिया हो, ऊपर वाला डेटा यूज कर लिया हो। कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं, 1800 जमा 720, चले 2520 वाली चीज कितने की बेची? जरा करें 3600 और 2520 का डिफरेंस।
डिफरेंस 2520 वाली चीज कितने की बेची? 3600 की। बताएं कितना जीपी आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 100। तो जाहिर बात है आईकर को भी पता था, किसी बच्चे ने ऊपर वाला यूज करना है, किसी बच्चे ने नीचे वाला यूज करना है। उन्होंने कहा मैं सेम ही रखता हूँ, ऐसे स्यापों में फिर बाद में ये टीचर से लड़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कौन सा यूज करना है। तो जो मर्जी आप यूज करके देख लेते हैं। हमारी एंटिटी आमतौर पे कितना प्रॉफिट कमा रही है कॉस्ट पर? 30। तो बेहतर है कि मेंटेनेंस पे भी 30 पर। क्यों आपने यूज किया? क्यों? मैं तो ये पहले मसला हल करवाएं। क्योंकि रेजिडुअल अप्रोच सीम्स इनअप्रोप्रिएट। रेजिडुअल अप्रोच क्या कह रही थी कि मेंटेनेंस सर्विस मुफ्त में बेच रही हूं, बल्कि उल्टा ही काम हो रहा है। डन? तो इसलिए यहां रेजिडुअल अप्रोच इनअप्रोप्रिएट थी, तो मजबूरी में ये हमें करना पड़ा। वर्किंग नंबर 2, ये कर लें और ये कर लें, वो आपकी मर्जी है। अब जी हीटर वाली मिसाल में क्या किया था? हीटर वाली मिसाल में कॉस्ट को पकड़ा था और फेयर वैल्यू निकाल ली थी। अब ये फिगर बोलें किस पे पड़ी है? 100 पे। हमने मार्कअप निकाला या मार्जिन निकाला है? हमने सेल से डिवाइड किया है। तो अब फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो 70 प्लस नहीं, मतलब ये कि सेल 100 है तो ये 30 आ गया, तो 70 बैलेंसिंग। अच्छा, अब 210 को किससे डिवाइड करूं और किससे मल्टीप्लाई करूं? व्हाट इज 210? आई नीड फेयर वैल्यू। 210 पड़ा हुआ है तो मुझे 100 दे दो। $210 पड़ा हुआ है तो मुझे 100 दे दो। नहीं, ये 4000 तो अब नहीं इधर ला सकते। तो हमारी रिवीजन हो गई कि रेजिडुअल अप्रोच इनअप्रोप्रिएट कैसे हो जाती है कभी कभी। चलें, अब तो क्या रह गया सवाल में, करें। वैसे मेंटेनेंस का रेवेन्यू क्यों नहीं गिवन था? वैसे मेंटेनेंस मार्केट की कीमत क्यों नहीं गिवन थी? हाँ, हमारी पॉलिसी नहीं थी मेंटेनेंस देने की, इसलिए हमें अंदाजा भी नहीं कि मेंटेनेंस कितने की बिकनी चाहिए। टोटल तो 4400 वाली चीज कितने में बेच रहे हैं? 4000 में। 4000 4400 इंटू 3600, 3273 4। अच्छा चलो ठीक है, वो छोटे मोटी चीजें में क्लास के बाद आके लड़ लिया करो या ग्रुप में क्रॉस भेज जो दिल पे ले गए नहीं। हाँ, शायद दिल पे नहीं लेनी चाहिए ऐसी चीजें। अच्छा, आपकी तरफ से कलेक्टिव हो रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं एक छोटा सा काम हम क्या करते थे ताकि कोई गलती ना हो। इसे कॉट देते थे, इसे कॉट बोला करो, इसे कॉट देते थे, इसे काट देते थे। अच्छा जी, अब कोई बच्चा हाथ खड़ा करके बताए कि 3273 का रेवेन्यू कब बुक करना है? 3273 का यकम। अच्छा, अब बस सुन लें, आज से ऑनवर्ड्स स्टैंडर्ड में रेवेन्यू की कहानी अलग चल रही होती है, कैश की कहानी अलग चल रही होती है। रेवेन्यू का ताल्लुक होता है चीजें डिलीवर होने से और कैश का ताल्लुक होता है एग्रीमेंट में जो डेट्स लिखी हुई हैं उससे। हाथ खड़ा करके बताएं इसका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना है? यकम मार्च को। इसका रेवेन्यू अगले साल अक्टूबर में रिकॉर्ड होना है। डिस्काउंट एलोकेट करके रख लिए हमने। ये 5 लाख का नहीं, ये 4,55,000 का बेचा है क्योंकि डिस्काउंट दिए ओवरऑल, और प्रोपोर्शनेटली डिस्काउंट को एलोकेट किया हमने। और इसका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना है? ये 12 महीने की फिगर है। ये कितने महीने की फिगर है? 12 महीने की। तो 12 इसका टाइम बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है, ओवर टाइम, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6। डन? अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे बताएं
कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ? यकम जनवरी 22। इस दिन कितना कैश आएगा? 10%, 20%, 30%? 30%। अच्छा जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट, अधूरी अधूरी एंट्रीज लिख रहा हूं। यकम जनवरी 22 को मुझे कैश आएगा 30%। और 30 किस पे लगाना है वो आप इंशाल्लाह मुझे बताएंगे, वो सब्र कर लें। 30% कैश आएगा। कुछ कैश और भी आना है। एक्सलेंट, यकम मार्च को भी भाई कह रहे हैं कुछ कैश आना है। स्टैंडर्ड की ये ब्यूटी है कि ये अधूरे मार्क्स बड़े जबरदस्त आपको दे जाया करेगा। कुछ चीजें सवाल में वाज़े लिखी होती हैं। कैश कब कब आना है? कैश कितना आएगा? 50%। और बाकी कैश कब आएगा? अगले साल फरवरी में। अगले साल फरवरी में। डन? अच्छा जी, चलें अब मुझे बताएं कि मैंने यकम जनवरी को ये डिलीवर किया, ये डिलीवर किया या ये रेंडर की? कुछ भी नहीं किया। तो एंट्री बता दें, कस्टमर से पैसे आ गए हैं और डिलीवरीज बाद में है। कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, नया नाम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कोई बंदा हाथ खड़ा करके फिगर निकाल के बता दे कितनी है। फिगर निकाल के। 9,82,000। और भी ट्राई करें जी, और हाथ खड़ा करके बताएं। 9,819। अच्छा माय डियर, ऐसे करते हैं कि मुझे बताएं मैंने कितने प्रिंटर बेचे हैं? 10 प्रिंटर बेचे हैं। एक प्रिंटर कितने का बेचे? 4,000 का। तो 10 इंटू 4,000। इस तरह अगर आप करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। टोटल मुझे कितना पैसा आने? 40 मिलियन या 40,000। 40,000 का कितने परसेंट मैं ले जाऊं? ये 12,000 की फिगर कितने लोगों की आई थी? ओके गुड। बाकियों ने गलती क्या की थी? अच्छा अच्छा, चलें जी, अभी तक की सारी बात समझें। मैंने उसको एक प्रिंटर कितने में बेचा? सारी चीजें डाल के अलग अलग बेचता तो 3600, 500 और 300 की, लेकिन बेचा कितने का? 4,000 में से सेल, ये प्रिंटर की सेल के पैसे आ गए, ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बेचने के पैसे आ गए, और ये मेंटेनेंस का रेवेन्यू आ गया। ये रेवेन्यू बना लिए हैं। अब रिकॉर्ड कब करने हैं ये स्टेप 5 बताएगा। मैं क्यों नहीं यकम जनवरी को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर पाया? बिकॉज स्टेप 5 कहते हैं कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करें एज एंड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। सो नो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ऑन यकम जनवरी, देयरफॉर नो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड। बट मेरी दराज में कैश आएगा। जरा सोचिए मेरी दराज में कैश कितना आएगा। मैं उसको बुलाऊंगा, मैं कहूंगा बेटा इधर आओ, 10 प्रिंटर तुमने लिए, 10 प्रिंटर में एक प्रिंटर मैंने तुम्हें 4,000 का दिया, उसका 30% मुझे दे दो। डन? आगे बताएं। 40,000 पकड़ लूं या 10 इंटू 4,000 कर दूं? चलिए ठीक है, तो 10 इंटू 4,000 कर देते हैं। 10 इंटू 4,000, ये कितने प्रिंटर्स के पैसे हो गए? ये कितने प्रिंटर्स के पैसे हो गए? 10। उसमें से मैंने फिलहाल कितना पैसा लेना है? 20,000 और पकड़ लें जी। कितना वैसे ले लिया पैसा मैंने उससे? 20 जमा 12 कितना? 32,000 उससे ले लिया मैंने, और टोटल कितना ले लें? 40,000। डन? अब वो जो 3 फिगर्स हैं उनमें से किसी एक का रेवेन्यू मेरे ख्याल से बनाने का टाइम आ गया है। किसका कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है? हार्डवेयर उसको दे दिया। अब रिकॉर्ड करें। नहीं 3 to 7 थी, तो मेरे ख्याल से एक प्रिंटर का रेवेन्यू है। एक प्रिंटर का रेवेन्यू। मैंने कितने प्रिंटर्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है? 10 का इंटू 10।
32730। बताएं जी, एंट्री टैली कराएं। क्या कोई उससे एडवांस पकड़ा हुआ था? एडवांस पकड़ा हुआ था। तो 32,000 की चीज बेच के 20,000 आ गया, और आ गया था कितना? 12,000। इस अकाउंट को हमारे कंधों पे लाइबिलिटी है 12,000 की या लाइबिलिटी? सोचिए सोचिए। अब यकम मार्च को जैसे ये डिलीवर कर दिया तो क्या 12,000 की लाइबिलिटी किताबों में रहनी चाहिए? एडवांस कितना पकड़ लिया हुआ था? चीजें कितने की बेची? 32,000 की चीजें बेची, एडवांस पकड़ा हुआ था 12, 20,000 आ गया, 12,000 आ गया हुआ था। इस अकाउंट को फौरन किताबों से खत्म करें, फौरन किताबों से खत्म करें। अच्छा, आज मजे की बात सुने, जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड किया करेंगे ना, तो डेबिट 3 चीजें हुआ करेंगी। 3 चीजें डेबिट हो सकती हैं, या पैसे आएंगे, या पैसे आ गए हुए थे, या पैसे आ जाएंगे, आ गए, या पैसे आ गए हुए थे, या पैसे अभी लेने हैं। अब बताएं वो अकाउंट में कितने से खत्म करूं? अब मेरी एंट्री टैली नहीं कर रही। बताएं डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है या क्रेडिट साइड पे? कितनी फिगर? 730। ये बताएं क्या करूं? 730 को कहां लेके जाऊं? मैंने 32,000 की चीजें बेच दी, और 32,000 की चीजें बेच के 730 की चीजें बेच के सिर्फ 32,000 पकड़े, बाकी 730 का क्या करूं? फिर कभी ले लूंगा। और वो लिखा भी हुआ सवाल में, पता नहीं बाकी पैसे कब आने हैं। डेटर को ना स्टैंडर्ड में बेहतर है रिसीवेबल लिखा करें। हाँ, लेकिन अब प्रोडक्ट वाइज इनको तो प्रोडक्ट वाइज चलाने की जरूरत नहीं है, ये तो ओवरऑल ही चल रहे होंगे कैश के मुताबिक। अच्छा, इसकी एक रिवीजन करवाता हूं आपको। इधर देखें, ये असल में सेल वाली चीजें हैं ना, इसकी परचेज वाली चीजें भी की थी इधर, उसको छोड़ें। इधर देखें, हमने क्या किया था? एडवांस पे किया था IS 21 में, तीसरी चौथी क्लास में मशीन खरीदने के लिए एडवांस पे किया था 4 रुपए का। अच्छा, प्लांट खरीदा हमने 90 रुपए का, तो एडवांस को खत्म कर दें, कैश मिसाल के तौर पे 30 का पे कर दें मिसाल के तौर पे, बाकी पेएबल जितना भी आ गया पेएबल। इस तरह की एंट्री कभी की थी हमने पहले 3-4 लेक्चर्स में? चीजें खरीदते हुए या बेचते हुए? खरीद। जो बेच रहा होगा वो तो और एंट्रीज करेगा ना, वो इसकी उलट एंट्रीज करेगा, क्योंकि जो सेलर है उसके लिए तो प्लांट बिक रहा होगा, उसके लिए प्रिंटर बिक रहे होंगे, वो क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर क्रेडिट। और जब वो चीजें डिलीवर कर देगा तो वो रेवेन्यू का क्रेडिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर डेबिट, कैश डेबिट, रिसीवेबल। अगर हम ये एंट्री कर रहे थे IS 21 के तीसरे या चौथे लेक्चर में करा दी थी, तो सेलर इसके उलट एंट्रीज कर रहा होगा। तो चलें जी, अब आने वाले दिनों में इसकी बार बार रिवीजन होनी है कि हमने पहले से क्या पकड़ लिया हुआ है? कैश। हमने पहले से क्या पकड़ लिया है? कैश पकड़ा 12, डिलीवरी की 32 की, तो मिसमैच आ गया। अब क्या करें? थोड़ा सा कैश और पकड़ लें उससे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 20, थोड़ा सा पकड़ लिया हुआ था उसको खत्म कर दें। अभी भी सवाल कह रहे हैं कुछ और डेबिट साइड पे बच रहा है, व्हाट दैट कैन बी? रिसीवेबल। डन। चलें, अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने बन रहे हैं। 31 मार्च है या कम मार्च है? अच्छा, पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने में कितना कैश हो रहा है? ओहो, कैश नहीं आया। और चलें, खैर है, कोई मसला नहीं, कैश नहीं आया तो अब कैश की एंट्री नहीं। अब मुझे बताएं,
ईयर एंड के ऊपर क्या एंट्री कर दूं जिससे कि एक अच्छी पिक्चर नजर आ जाए मेरे यूजर को? क्या एंट्री कर दूं? दिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाज सेटिस्फाइड ऑन 1st March. This performance obligation will be satisfied on in October अगला साल. And this performance obligation is satisfied for 6 months. अब बता दें मैं इसका रेवेन्यू कितना बुक कर लूं? रेवेन्यू हर मंथ एंड पे कर लूं या एक ही दफा ईयर एंड पे? 31 अगस्त 22 जी, कितना रेवेन्यू बुक करूं? यार ये तो मुझे एक प्रिंटर का लग रहा है, पता नहीं ये एक प्रिंटर का रेवेन्यू ना? मुझे कितने प्रिंटर्स का रेवेन्यू बुक करना है? कितना? 2720. It is revenue for services for 12 months. It is revenue for 12 months maintenance services for 10 printers. But I have performed the service, finger thumb approach, for only 6 months. 1360. एक मिनट, कैश डेबिट करूं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करूं या डेटर डेबिट करूं? कैश क्यों नहीं डेबिट कर सकता? कैश से मैं नहीं लड़ सकता, कैश तो सवाल बताएगा। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप बताएं, तो आज के बाद जब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया करेंगे जहन में 3 बातें आनी चाहिए। नंबर 1, कितना पैसा आया, कितना ऑलरेडी आ चुका था और कितना लेने वाला रह गया है। आप बताएं साल के एंड पे कितना आया इस दिन? चलो कैश तो डेबिट कर नहीं सकते। कितना पैसा एडवांस में आ चुका था, वो जो आ गया वो खत्म हो चुके, तो फिर इसके पैसे में क्या बुक कर लूं? रिसीवेबल जी, रिसीवेबल बैलेंस ही नहीं, कुछ नहीं, रिसीवेबल को आप कोई चक्कर नहीं, बस ये 1360 क्या है? रिसीवेबल है। वो कैश के साथ परसेंटेजेस लगानी थी, 30%, 50% सारा। चलें जी, खत्म। अब सवाल, हाँ जी, कॉस्ट की एंट्रीज आपने करनी हुई तो कर दीजिएगा, ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं, वैसे करनी हुई तो कर दीजिएगा। बात करते हैं। अच्छा माय डियर, मुझे बताओ कि मेंटेनेंस को किस वक्त कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनाओगे? यहां पे लायबिलिटी पहले क्रिएट होती है फिर खत्म होती है। लायबिलिटी क्रिएट कितने की थी? उससे एडवांस कितना पकड़ा था? 12,000। उससे एडवांस कितना पकड़ा था? एकदम 32,000 की चीजें बेच दी, तो एडवांस तो सारा यूज हो चुका है ऑलरेडी। हाँ वो देनी है, ठीक है। ओ मेरे भाई ये कह रहे हैं कि जो अगले 6 महीने की सर्विसेज हैं उनके देने की लायबिलिटी बुक करनी है या नहीं करनी? तो मेरे भाई अगले 6 महीने की सर्विसेज देने की लायबिलिटी मैं तब बुक करता जब मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट का कैश पकड़ लिया होता। जो बिजनेसेस सारे कॉन्ट्रैक्ट का कैश इकट्ठा पकड़ लेते हैं। अच्छा ये सवाल कैसे होता अगर सारा का सारा 40,000 में इधर ले आता? थोड़ी सी मुझे मदद करवाएं। सारा का सारा 40,000 में इसी दिन ले लेता, फिर एंट्रीज कैसे होती? चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कराने। कैश डेबिट 40,000, कैश पूरा पकड़ लिया। सवाल में लिखा था 100% कैश इज रिसीव्ड ऑन जगम जनवरी। कैश डेबिट 40,000, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज एंड बला बला 40,000। ये एंट्री होती। अब कैश और ना आता, कैश और ना आता। अच्छा रेवेन्यू 32,000 का रिकॉर्ड होता और ऑलरेडी पूरा एडवांस आ चुका है, तो रिसीवेबल भी बुक ना होता। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर देता मैं 40,000 से नहीं 32,730 से। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट।
अभी भी लाइबिलिटी अकाउंट में 40,000 माइनस 32,000 कुछ पड़ा रह जाता, फिर जब इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करता, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट करता, क्योंकि वो सारा एडवांस ऑलरेडी आ चुका था। तो वो लाइबिलिटीज तब बुक करते हैं जिस वक्त पैसा इकट्ठा आ जाए, अभी तो पैसा तोड़ तोड़ के आ रहा है। ओके, अब इस स्टैंडर्ड में आने वाले दिनों के अंदर जो चैलेंजेस हुआ करेंगे वो हुआ करेंगे बड़े आसान से। वो क्या हुआ करेंगे? आसान वजह सुने। नंबर 1, ये एंट्री किसी भी स्टूडेंट की गलत नहीं होती, क्योंकि कैश की तारीख, आपकी मैं बात नहीं कर रहा नहीं सबकी बात, ये एंट्री गलत नहीं होती। वाई? क्योंकि कैश की एंट्री तो आप पकड़ ही लिया करेंगे, ठीक है, कैश की एंट्री गलत नहीं हुआ करेगी। दूसरा, अधूरी अधूरी एंट्रीज हम आने वाले दिनों में किया करेंगे, कैश की एंट्री भी गलत नहीं होगी और रेवेन्यू की भी गलत नहीं होगी, क्योंकि कैश का ताल्लुक हुआ करेगा, नहीं कैश का ताल्लुक हुआ करेगा कॉन्ट्रैक्ट की डेट में जो कैश पेमेंट्स है उससे, रेवेन्यू का ताल्लुक हुआ करेगा यकम मार्च को पूरा रेवेन्यू, अगले साल 455 रिकॉर्ड करेंगे और 272 का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? 6 महीने का अभी और 6 महीने का अगले साल, 6 महीने का अगले साल। मसला क्या आया करेगा कि बैलेंसिंग फिगर क्या आनी है, वो बैलेंसिंग फिगर मैंने आपको बता दिए, ये 3 चीजें हुआ करेंगी। डन? अच्छा, अब मुझे बताएं 31 अगस्त तक मैंने कितने महीने की सर्विस दे दी है? अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 28 फरवरी को मैं रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करूंगा? 28 फरवरी को पूरा ही 1360, आधा आधा कर लिया था ना। 28 फरवरी को मैं 1360 का रेवेन्यू और रिकॉर्ड करूंगा। डन? और अगस्त है तो सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में मैं कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? 4। आज तक मैंने कभी अगले साल की एंट्रीज नहीं करवाई, लेकिन आप लोग अगर कह रहे हैं तो मैं आप लोगों ने कहा तो नहीं, तो अगले साल की एंट्रीज भी हम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डेट लिखनी पड़ेगी। 20% विल बी पेड ऑन 28 फरवरी 2023। 20% 28 फरवरी 23 को हो गया। अब आप मुझे बताएं, अगले साल, अगस्त का हमारा ईयर एंड हो गया, अगले साल सितंबर आया और अक्टूबर आया। अक्टूबर में हम क्या करेंगे? अक्टूबर में हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर रिलीज करेंगे। सॉफ्टवेयर रिलीज करके मुझे बताएं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? अक्टूबर में। तो अगले साल की अक्टूबर और फरवरी की एंट्रीज मुझे करके दे दें 2 मिनट में। अगले साल की अक्टूबर की और फरवरी की हो जाएंगी, सबसे हो जाएंगी इंशाल्लाह। 455 को कब बुक करना है जल्दी बताओ? अक्टूबर में। आखिरी डेट लिख लें बेशक अक्टूबर की। ये खत्म हो गया हमारा साल। अब नेक्स्ट ईयर, वो ईयर में लिख नहीं रहा अजीब सा 31 अगस्त, इसलिए मैंने नेक्स्ट ईयर लिख दिया। इंशाल्लाह 99% बच्चे अगले दोनों एंट्री सही करेंगे। अक्सान अक्टूबर में एक एंट्री होगी, फरवरी में एंट्री होगी। जी कितने लोगों ने कर ली हैं अगली दोनों एंट्रीज? अक्टूबर में बताएं, अक्टूबर 22 अगला साल। इजी मार्क्स हुआ करेंगे पेपर में कैश और रेवेन्यू के, इजी मार्क्स हुआ करेंगे कैश और रेवेन्यू के। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और डेटर जो है बैलेंसिंग कभी कभी निकलेंगे। इजी मार्क्स पहले रेवेन्यू, सॉफ्टवेयर,
अपग्रेड का। अक्टूबर में उसने रिलीज करना है, मैं अज्यूम कर लूं रिलीज हो भी गया। 455 तो एक प्रिंटर का रेवेन्यू है ना, इंटू 10 फुल। ये गुड्स टाइप चीज है सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ये सर्विसेज टाइप चीज नहीं है। 422 445 4550। अच्छा एक मिनट आओ बेटा, एक मिनट। अब 3 सवालों के जवाब दिए तरतीब से, ये भी आज सुन लें। कितने पैसे अक्टूबर में आए? नहीं आए, वेल डन, क्योंकि फरवरी में आने हैं। दूसरा सवाल, कितना सीएल पड़ा रह गया है अभी तक? सीएल तो सारा यूज हो गया है। और तीसरी ऑप्शन आ जाके रिसीवेबल, वेल डन। कितने लोगों ने रिसीवेबल डेबिट किया था? अच्छा, आपने क्या किया था? कैश। देखिए कैश से आप हम लड़ नहीं सकते ना सवाल में, कैश तो जिस दिन आने उसी दिन आने। कैश देखें कब आ रहे हैं? फरवरी में, फरवरी में आ रहे हैं ना, तो कैश से आप लड़ नहीं सकते कि कैश को जबरदस्ती डालें। ओके, इसका भी अब आसान हल सुन लें। 3 सवाल पूछा करने हैं तरतीब से। पहला सवाल, इस दिन कितना कैश आया? कोई पुराना कैश एडवांस में आके अभी तक एडवांस पड़ा हुआ है? आखिरी सवाल, फिर क्या कर सकते हैं? और कोई हल नहीं है। रिसीवेबल बैलेंसिंग 4550। नेक्स्ट, आप बता दें 28 फेब 23 कितना कैश आया? 20%। या तो 10 इंटू 4000 लिख लें, या डायरेक्ट ही 40,000 का 20%, 8,000। अब 3 ऑप्शंस, रेवेन्यू बुक करूं, रेवेन्यू बुक करूं, कौन सा रेवेन्यू रह गया है? कौन सा रेवेन्यू रह गया है? मेंटेनेंस सर्विस का रेवेन्यू रह गया है। तो इसी दिन अल्लाह का शुक्र है कैश भी आ गया। कैश और रेवेन्यू की एंट्री सवाल बताया करेगा, बाकी दिमाग की बात है। तो कैश और रेवेन्यू की एंट्री इंशाल्लाह आपने पेपर में गलत नहीं किया करनी। रेवेन्यू आप मुझे बताएं, मैंने मेंटेनेंस सर्विस का इसी तरह ना कर लूं, 2720 इंटू 6 बटा 60। अच्छा जी, मेरे भाई मेरे ख्याल से ना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दें। फ्यूचर में अभी हमने कुछ और भी नहीं, कुछ डिलीवर नहीं करना हमने वो डिलीवर, हमारे पे लायबिलिटी नहीं है अब ये डिलीवर करने की। पिछले साल डिलीवर हो गया था। अच्छा, इसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी? ये भी हो गया, सर्विसेज देने की लायबिलिटी नहीं है, तो आपको लायबिलिटी तो अब क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे ख्याल से वो रिसीवेबल खड़ा कर दिया था हमने, उस रिसीवेबल को क्या कर दें? खत्म कर दें। दोनों को गिन के देख लें या बैलेंसिंग निकाल लें। डबल 640। आप रेवेन्यू लिखना भूल गए थे। अच्छा, रेवेन्यू बैलेंसिंग निकाला था। रेवेन्यू और कैश कभी बैलेंसिंग ना निकालिएगा अनलेस कि कोई डाटा इस किस्म का दे दें। कैश और रेवेन्यू तो डायरेक्ट निकाल लिएगा जी। कितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया? इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। कॉस्ट ऑफ सेल की मैं बात कर लेता हूं। असल में कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्रीज करते हुए ना एक छोटी सी एहतियात करनी पड़ेगी, वो फिर मैं आपको बता देता हूं।
जी रिसीवेबल खत्म हो रहे ना, रिसीवेबल खत्म हो गया, कुछ नहीं रिसीव करना। अच्छा मोहतरम सारे इधर देखें, जब आप रेवेन्यू बनाएंगे ना, इधर देखें भाई, इधर देखो, जब आप रेवेन्यू बनाएंगे तो या पैसे आ रहे होंगे या पुराने आए हुए को अकाउंट को खत्म किया करेंगे या रिसीवेबल बुक करेंगे। और एक मजे की एंट्री सुने, और जब कभी कैश आ रहा होगा किसी दिन तो तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, या चीजें भी डिलीवर हो रही होंगी उसी वक्त, या चीजें डिलीवर करने की लायबिलिटी आपके कंधों पे बढ़ रही होगी, या पुराना रिसीवेबल आपको खत्म करना पड़ेगा, पुराना रिसीवेबल आपको खत्म करना पड़ेगा। तो ये इंशाल्लाह चैलेंजेस हुआ करेंगे हमें, कैश की रेवेन्यू की, कैश की रेवेन्यू की अमाउंट वो खुद दिया करेगा, बाकी हमें सोचना होगा। मतलब बताएं, इधर इधर से चलें, चीजें बेचकर पैसे, चीजों के पैसे पहले से आए हुए थे, मैंने उस अकाउंट को, चीजों के पैसे अभी आने हैं, तो रेवेन्यू के अगेंस्ट ये तीन चीजें आ सकती हैं। और इधर बताएं, पैसे आ गए, या तो आपने चीजें बेची होंगी, फिर पैसे आए तो या तो आपने, वो सवाल बता दिया करेगा रेवेन्यू, चीजें बेची होंगी, या पैसे आ गए और चीजें बेची, तो फिर क्या करेंगे। और अगर चीजें पहले की बिक चुकी हैं और अब पैसे आए हैं, लेकिन इसको रट्टा नहीं मारना, इंशाल्लाह आप यही तो प्रैक्टिस है, आने वाले दिनों में आप खुद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो जाएंगे। तो ये दो एंट्रीज हैं जी हमारे पूरे स्टैंडर्ड के अंदर। जल्दी जल्दी बोले, चीजें बेच के, या पैसे आ गए हैं या आ गए थे या आ जाएंगे, चीजें बेच दी, सॉरी इधर आए, पैसे आ गए, पैसे आ गए, तो फिर या तो चीजें बेची हैं या चीजें बेचने का वादा किया है अभी बेची नहीं, या बेची पहले थी। बस ये दो एंट्रीज हुआ करेंगे इस पूरे स्टैंडर्ड में। अच्छा, अब आप लोग मुझे आसान सा एक सवाल करवा दें, ये प्रोडक्ट ए है और बी है, ये क्या है इसकी, और ये है ट्रांजैक्शन प्राइस, कितना बना, 60 27, ईयर एंड है हमारा 30 जून। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट है, गुड्स नहीं, वो सर्विसेज नहीं है, प्रोडक्ट ए की डिलीवरी और प्रोडक्ट बी की डिलीवरी 31 मार्च और 31 जुलाई, ठीक है। 10% कैश आया है ऑन 1 जनवरी और 50% कैश आया है, 80% कैश आया है ऑन 31 मार्च। डन, चलें जी एंट्रीज करें। कैश की डेट्स पता है सबको, रेवेन्यू की डेट्स पता है सबको, कैश और रेवेन्यू में ब्लंडर ना मारिएगा कभी, कैश और रेवेन्यू जिस बच्चे का गलत है उसको सवाल नहीं अभी पढ़ना आ रहा, कैश और रेवेन्यू में कभी इंशाल्लाह गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। तस्वीर खींचे,
यकम जनवरी की पहले एंट्री करें, फिर 31 मार्च की करें, अच्छा अगले साल की भी एंट्री की है किसी ने? की है अगले साल की एंट्री? कर दें, फिर कर दें कोई नहीं। ये साल कर लेना 30 जून 26, 31 मार्च 26, 31 जुलाई 26, 30 जून को हमारा अगले साल की भी कर दें एंट्री माय डियर। अब फिर पेमेंट नहीं पता ना, हाँ पेमेंट नहीं पता, ठीक है अगले साल की फिर ना करें, पेमेंट नहीं पता, बाकी 10% पता नहीं कब है, छोड़ो अभी, फिर सवाल से नहीं लड़ना, फिर बस हमारे साल की एंट्रीज कर दें। जी मोहतरम, यकम जनवरी को क्या कहानी हुई? कितना एडवांस पकड़ा है? 100 का लेना है या 90 का? प्लीज 90 का। 9। अच्छा कैश पकड़ के मुझे बताएं, अब मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं क्रेडिट करने के लिए, या रेवेन्यू या सीएल या रिसीवेबल। अच्छा अब मुझे तीन बातों के जवाब दे दें। मैंने यकम जनवरी को कैश पकड़ा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं? वाई? क्योंकि गुड डिलीवर हुई नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे तो लग रहा है ये लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स हैं फ्यूचर में। रिसीवेबल तो वैसे ही क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि रिसीवेबल क्रिएट ही नहीं हुआ। तो कैश डेबिट करके मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके के लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स रिकॉर्ड कर दूं। डन। 31 मार्च को जल्दी से आसान नंबर लें रेवेन्यू के, स्टेप 5 लगा के बताएं प्रोडक्ट ए डिलीवर होगी, कितना रेवेन्यू बुक करूं? 63। कैश की एंट्री भी गलत नहीं करनी, वो सही करनी है। 90 इंटू, अब क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट को खत्म करें। पूरा खत्म हो रहा है या पूरा खत्म हो रहा है? फिर तो कुछ, कितना डिफरेंस है? लकीली 9 आ गया, 9 आ गया। अब मुझे बता दें ये लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओए होए खत्म तो हो ही नहीं रहा, खत्म तो हो ही नहीं रहा। आप बताएं बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है? डेबिट साइड पे आ रही है, क्रेडिट पे आ रही है? बोलें। 9, ये इत्तफाकन 9 आ गया है, ऊपर वाले 9 से इत्तफाकन 9 आ गया है। अब बताएं मैं क्या करूं? ये जो पैसा मैंने पकड़ लिया है 72 का, मैं क्या करूं अब? कॉन्ट्रैक्ट बैलेंसिंग, हाथ खड़ा करेंगे तो उन्होंने ये एंट्री की थी। अच्छा मेरे सवाल का लॉजिक पे चलें पहले। ये तो बैलेंसिंग इंशाल्लाह आ जाएगा और आप सही करेंगे, थोड़े दिनों में मिजाज बन जाएगा आपका, ठीक है। मुझे बताएं ये नंबर किसने ले लिए थे इजीली? कैश की फिगर किसने सही निकाल ली थी? रेवेन्यू की फिगर किसने सही निकाल ली थी? एक्सेलेंट, यहां तक आपको लाना है। अब थोड़ा सा अगला स्टेप है जिसके 5 में से एक आधा नंबर हुआ करेगा, उस पर आपको लाना है। अब मेरे 3 सवाल, मैंने पैसा कितना पकड़ा? 72 का, और मैंने चीजें कितने की बेची? 63 की। अब मुझे बताएं कि ये जो बाकी पैसा मैंने पकड़ा है, क्या मैं कोई रिसीवेबल पुराना खत्म करूं? क्यों नहीं कर सकता खत्म? क्योंकि रिसीवेबल है ही नहीं कोई। अच्छा रेवेन्यू जितना क्रेडिट करना था उससे ज्यादा अब मैं कर नहीं सकता, तो मेरे ख्याल से वैसे समझें आप, कैश बहुत ज्यादा आ गया वह इस साल। 72 + 9 81 का कैश आ गया वह, आया और कमाया। इस वजह से बैलेंस शीट में हमारा 18 की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जाएगी, क्योंकि आया अभी तक 81 है और कमाया 63 है। अब गलती बताएं यहां पे आप लोगों ने क्या की थी, जिन्होंने गलती की थी? खोल के तीन के दो अलग अलग एंट्रीज कर लें। नेवर 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 नेवर, खोल के नहीं करना, इसी तरह बंद करके मतलब ये कि इसी तरह एंट्री करनी है, ठीक है जी। तो ये चला आहिस्ता आहिस्ता अब इसका मिजाज बन जाएगा। अब आप हजरात जो है तशरीफ लाएं वापस जरा।
हमारा स्टेप 1 क्या है? थोड़ा सा जरा चलें देखें मत, वैसे बता देता हूं, किताब में मत घूमें। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। इसमें 5 बातें हमने देखनी होती हैं, और भी इसमें बहस है, वो करेंगे। स्टेप 2 क्या है? भाई बातें नहीं, भाई किताब मत खोलें, क्या खोलें मैं खुद बताऊं। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं कह रहा हूं, ये हमारा स्टेप है, ये तकरीबन हमने शायद आखिरी 2 दिनों में करना है। इसमें एक लंबी बहस है और 10-15 एग्जांपल्स हैं, उसके बाद पता चला करेगा कि हमारे कितने वादे हैं। आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तीसरा स्टेप बताएं क्या है? डिटरमिन द, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट 20% डन। ये कॉन्सेप्ट 20% हमारा हो गया है। इस कॉन्सेप्ट में डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस हमारे सवाल में थी प्रिंटर की 4 मिलियन, हमारे सवाल में थी ट्रांजैक्शन प्राइस 4 मिलियन प्रिंटर की। तो ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करने के लिए कल हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स और पेनल्टीज, कि अगर तुमने ये प्रिंटर लेट दिए तो 4 मिलियन की बजाय ये होगा, तो वो कल हम पढ़ेंगे, डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स और पेनल्टीज। ये दूसरी चीज है, इसको छोड़ें, ये आसान सी होगी। ये स्टेप अभी तक हमने किया सिर्फ डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस में, ये स्टेप हमने कर लिया है। एग्जिस्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, कभी कभी हम पैसे की बजाय कोई चीज दे देंगे, और ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमने सिर्फ जो किया था कॉन्सेप्ट डे 1 को, वो था डिटरमिन द, जिसमें हम डेटर की प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, जिसमें डेटर की क्या करते थे? प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। अब हमारे पास 5-6 मिनट हैं, उसमें हमने एक आसान सा सवाल करना है, वो है डेटर नहीं बल्कि किसी से पैसे पकड़े आज और चीजें बेची 3 साल बाद। पैसे पकड़े आज और चीजें बेची 3 साल बाद, वो क्रेडिट सेल होगी या एडवांस फ्रॉम कस्टमर होगा? एडवांस फ्रॉम कस्टमर होगा, लेकिन उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे। कौन सी वैल्यू निकालेंगे? फ्यूचर। चलें जी, आसान सा सवाल कर लें, क्योंकि स्टैंडर्ड में आपको होमवर्क नहीं देना, सारी चीजें साथ साथ करानी है, वो छोटी सी होमवर्क ही है, वो आप कर लीजिएगा। निकालें जी, क्वेश्चन नंबर 12, वो ऊपर प्रैक्टिस के जो थे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, नीचे नीचे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसका अल्लाह करे कोई होमवर्क आज मिल जाए, क्वेश्चन नंबर 12 मुझे, तो फिर मैं वो भी डाल दूंगा। पेज नंबर 191। ये तो 100% डीकमीशनिंग की तरह एंट्रीज हो जाया करेंगी, क्योंकि यहां फाइनेंस कॉस्ट आएगी, इंटरेस्ट इनकम नहीं आएगी। अच्छा, मैंने आज आपको बताया कि ये हमारा स्टेप 3 होता है, डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टार मेड द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट विद सर आसिफ। सर आसिफ से 2000 रुपए आज पकड़े हैं और गाड़ी बेचनी है 2 साल बाद। इसका मतलब है कि आपने 2000 पकड़ के सर आसिफ को जो गाड़ी देनी है 2 साल बाद, वो 24-2500 वाली होनी चाहिए, क्योंकि होंडा ने सर आसिफ का पैसा 2 साल इस्तेमाल किया। इट इज लाइक अ लोन अरेंजमेंट, इट इज लाइक अ लोन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, या लोन लिया आपने कस्टमर से, लोन लिया आपने कस्टमर से। पैसे कब लिए होंडा ने, जरा जल्दी बताएं। पैसे लिए आज, पैसे लिए, और गाड़ी कब बेचनी है? 2 साल बाद। डायग्राम छोटी सी बनाएं। पैसे कितने लिए? तो इधर क्या है? कैश। सेल कब बुक करनी है? कैश और सेल की एंट्री पेपर में गलत ना कीजिएगा। सेल कब बुक करनी है?
30 जून 22 और पैसे पकड़े हैं यकम जुलाई 20 को। कैश की फिगर से खेलें, कैसे खेलेंगे कैश की फिगर से? वर्किंग 1.1 करनी पड़ेगी। डेटर्स में नहीं, वर्किंग 1.1। डेटर क्या होते थे? गाड़ी अभी बेच दी सरासिफ को, पैसे ले रहे थे 2 साल बाद। इधर उल्टी हो रही है, पैसे आज ले लें सरासिफ से, गाड़ी बेचें 2 साल बाद। मेरे ख्याल से 2000 की फ्यूचर वैल्यू निकालने, डेट विल बी सेल प्राइस। जिस तरह बैंक से नहीं होता 2000 पकड़ के 2 साल बाद 24-2500 वापस किए, तो इट इज सॉर्ट ऑफ लोन। वर्किंग 1.1 जी इंट्रोड्यूस करें, वर्किंग 1.1। सेल कोई बंदा मुझे बताए मैं कैसे निकालूं? 2000 को वापस मत बुलाएं, इनटू +2 299। 2000 लेके 2599 एक रुपए जमा करें, 2599 में क्या आ रहा है? 2600। ऐसे ही समझने के लिए 2000 लेके 2600 वाली चीज क्यों बेच रहे हैं? ये क्या हो गया? हमें 2000 हमने पकड़े हैं और चीज 2600 वाली बेच रहे हैं, क्योंकि 2 साल का आपने उधार पकड़ाया, वापस ज्यादा करना है। पैसे वापस कर दें या चीज ही दे दें? चीज दे देंगे। एंट्रीज तो भाई आसान से हो जाएंगी, वो आप कर लेंगे। मुझे बताएं ये डायग्राम कहां से शुरू हुआ करेगी? सेल से? नहीं। ये डायग्राम शुरू हुआ करेगी डेटर से? नहीं। 2000 रुपए की एंट्री बताएं। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। उधर सेल से शुरू होता था, इधर किससे शुरू होगा? कैश से। कितना कैश? यकम जनवरी, यकम जुलाई 20। अच्छा जी, अब बताएं आपने उधार पकड़ा हुआ है, तो मैं इस पे इनकम बुक करूं या एक्सपेंस? एक्सपेंस। 2000 को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके 2599 पे लेके जाना। अच्छा, अगर कोई चीज डिलीवर कर दी है तो उसको यहां से नेट कर दें, फिर आगे चलते हैं। पहले साल कुछ नहीं डिलीवर किया, फिर वो कंपाउंड करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे सर आसिफ की तरफ आप 2280 के लिए क्यों लायबल फील करें? पकड़ा तो उनसे 2000 हुआ है, इसलिए कि अब उनको थोड़े से और पैसे देने हैं। हमने उनका पैसा इस्तेमाल किया 1 साल, उनका पैसा इस्तेमाल करके उनको चीज बना के दे रहे हैं। अगले साल जरा फिर ट्राई करें, इसको ग्रो करवाएं। कैश की फिगर क्वेश्चन से ही उठानी है जैसे पहले उठाते थे। सेल की फिगर जो है ना, सेल तो रहने दे रहे भाई, वर्किंग पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाली ऊपर वाली फिगर उठाएं। तीस जून 22। अच्छा जी, नोट कर लीजिएगा। एक बात सुन लें बस छोटी सी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की बचपन में एंट्रीज क्या पड़ी थी? कैश डेबिट, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, सेल क्रेडिट। चलें जी, बार बार मुझे बताएं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्रीज बचपन में क्या पड़ी थी? कैश डेबिट, लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी डेबिट, सेल। 2 एंट्रीज नहीं बता दें जो बीच में करेंगे, किसी को करनी आए। इंटरेस्ट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट और इंटरेस्ट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। चलें कल करेंगे, होमवर्क हम दे देंगे, ट्राई कर लीजिएगा अगर हो गई तो।